हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस। ठीक है। इसमें टोटल 1 से लेकर के 13 तक चैप्टर दिए हुए हैं और इन 13 चैप्टरों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो उन सब हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। चाहे आप बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हो या बिहार दरोगा का या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्त आज के टाइम में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर लूसेंट या फिर कोई भी और बुक पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन हैंडल करने में दिक्कत होगी। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है खाद और उर्वरक के संबंध में। ठीक है, खाद और उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, खाद और उर्वरक, तो देखिए दोस्त, खाद और उर्वरक के बारे में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या होता है? तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों, ठीक है, गोबर और पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे खेत में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसे उर्वरक को बनाने के लिए फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त होती है। तो ये सारे इसमें जो बेसिक्स क्या होता है, जो नॉलेज है, मतलब बेसिक ज्ञान, ये होना चाहिए कि उर्वरक क्या है, खाद क्या है। तो चलिए देखते हैं कथन क्या दिया गया। तो बोल रहा है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, तो नहीं, उर्वरक से नहीं होती, खाद से होती है। तो ये कथन गलत है। बोल रहे खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक पाए जाते हैं, तो नहीं, खाद में अधिक नहीं पाए जाते। खाद तो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें कम पाए जाते हैं। उर्वरक को मानव निर्मित तरीके से बनाया जाता है, इसमें अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, तो ये भी गलत है। सत्य कथन पूछ रहा था, तो ना तो 1 और ना 2, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्या सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं, क्यों, ये बताना है। तो सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं क्यों? ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव हो या फिर केचुए हों, ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, और जब पलटेंगे तो ह्यूमस भी बनेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है कि ये ह्यूमस बनाते हैं। असत्य कथन बताना था, तो दोनों तो सही है। तो असत्य कौन होगा? ना तो 1 और ना 2। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उर्वरक का उदाहरण है? ठीक है, बताना है कौन उर्वरक का उदाहरण। तो देखिए दोस्त, उर्वरक वैसा पदार्थ जो फैक्ट्रियों में बना जाता है। तो यूरिया हम घर में बनाते हैं क्या? नहीं ना, तो ये उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, उर्वरक का उदाहरण। अमोनिया सल्फेट, ये भी फैक्ट्री में बनता है, ये इसको घर पे नहीं बना सकते, ये भी खतरनाक होता है, तो ये भी उर्वरक है। सुपर फास्फेट, ये भी उर्वरक है, और पोटास भी उर्वरक है। मतलब उपयुक्त में से सभी उर्वरक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। क्या बोल रहा है? खरीफ और रबी फसल तथा उनकी खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, खरीफ और रबी फसल के बारे में। तो बोल रहा है खरीफ फसल है वर्षा ऋतु जून और सितंबर में बोई जाती है। जी दोस्त, ये सही है। इसको जून जुलाई में रोपते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, तो ये सही है। उदाहरण के लिए धान एक खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, सोयाबीन भी खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है, और कपास भी क्या है, एक खरीफ फसल है। ठीक है, तो कथन 1 सही है। दूसरा बोल रहा है रबी फसलें शीत ऋतु यानी अक्टूबर और मार्च में, हाँ, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, तो ये भी सही है। इनके उदाहरण है तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब सही है। ठीक है, तीसरा जो है बुआई से पहले मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, यानी हल चलाना कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। बुआई से पहले ना मिट्टी जोती जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो, मिट्टी ढीला हो जाए। इससे जड़ें गहराई तक जा पाती हैं और आसानी से सांस लेती हैं। तो हाँ, इसीलिए किया जाता है कि जो पौधे लगाएंगे ना, उसकी जड़ें आसानी से नीचे तक जाए, और क्योंकि ढीला हो जाएगा तो जड़ें आसानी से नीचे तक जाएगी और सांस भी लेंगी। तो तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, यह सीड ड्रिल एक पारंपरिक औजार है जिसका आकार कीप जैसी होता है। देखिए, सीड ड्रिल एक पारंपरिक नहीं, आधुनिक औजार है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऊपर दिए कथन में कथन सही है, तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि नींबू कैंकर। अब क्या होता है नींबू कैंकर? तो नींबू कैंकर से सूक्ष्मजीव निकलते, एक तरीके का सूक्ष्मजीव है। ठीक है, पादप रोग सूक्ष्मजीव से होता है, तो नींबू कैंकर जीवाणुओं से होता है। ठीक है, जीवाणुओं से। गेहूँ क्रस्ट कवक से होता है। गेहूँ क्रस्ट किससे होता है? कवक से। और भिंडी का पित्त रोग किससे होता है?
वायरस से, तो तीनों सही है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है बताना है, तो तीनों तो सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कि सम्मिलित जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये तो सम्मिलित है। हेपेटाइटिस से वायरस से होता है, ये भी सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी सही है। खसरा विषाणु से होता है, लेकिन यहाँ जीवाणु दे दिया है, तो ये गलत है, विषाणु से होता है। ठीक है, 7 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं, बोल रहे निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं है। तो कौन एंटीबायोटिक नहीं है ये बताना है। तो देखिए दोस्त, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ये भी है, एरिथ्रोमाइसिन ये भी है। तो जब तीनों एंटीबायोटिक है तो नहीं कौन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी आंसर हमारा होगा। ठीक है, 8 नंबर जो है वैक्सीन यानी टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जब देखिए, किसी बीमारी का टीका जो होता है ना, तो टीका लगाया जाता है तो जो हमारे शरीर में वायरस जो होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, तो वो सक्रिय होते हैं, और उन्हें अगर नष्ट कराना है तो उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रवेश करा देते हैं, उसी को टीका कहते हैं। तो क्या होता है वैक्सीन में, तो वैक्सीन में ना उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराना ही क्या है, टीका या वैक्सीन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, निष्क्रिय सूक्ष्मजीव उसी प्रकार के। ठीक है, याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि हम निम्नलिखित में कौन खाद्य परीक्षक नहीं है। तो खाद्य परीक्षक कौन नहीं है, ठीक है, कौन खाद्य परीक्षक नहीं है ये बताना है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाद्य परीक्षक नहीं है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव का प्रकार है। तो सूक्ष्मजीव का प्रकार कौन है ये बताना है। तो देखिए, सूक्ष्मजीव तो जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, कवक भी होते हैं, शैवाल भी होते हैं, तो सब के सब सूक्ष्मजीव हैं, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी। ठीक है, आगे देखते हैं, चावल के आटे के किण्वन में सहायता करता है। तो किण्वन में सहायता कौन करता है ये बताना है। तो किण्वन में सहायता ना जीवाणु भी करता है, ईस्ट भी करता है, यानी ए बी दोनों है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण फूलती है। क्या, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। क्या सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं कोल तार। अब दोस्त, कोल तार में क्या होता है, तो कोल तार ना नैफ्थलीन की गोली होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक गैस का मिलान किससे होगा, तो प्राकृतिक गैस ना जैसे कि स्वच्छ ईंधन है एक तरीके का। ठीक है, कोक क्या होता है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। पेट्रोलियम क्या है, तो एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक गैस ही है। तो चलिए, ऑप्शन इस अनुसार हमारे 1 का 2, तो 1 का 1 है, 1 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का 2 है। ठीक है, उसके बाद बी का 1, तो बी का 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होता है और आग को कंबल की तरह ढक लेता है। तो जी हाँ, ऑक्सीजन से ना कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है और आग को ढक लेता है, जिससे वो ऑक्सीजन से बचता है और आग बुझ जाता है। तो ये 1 नंबर तो सही है। बोले तेल और बिजली के उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए पानी ना क्या होता है, चालक की तरह काम करने लगेगा, तो आग और बढ़ जाएगी, तो पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा जो है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो जी हाँ, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक जहरीली गैस है, हमारे अंदर जाए ना तो हम तुरंत मर सकते हैं, ऐसी गैसें हैं। ठीक है, और कोयले और डीजल के जलने से ना सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो तीसरा सही है। तो 1 और 3 सही है। बोल रहा है क्या, कथन सही है। तो सही कौन है, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, क्या है कि मरी हुई वनस्पति का उच्च तापमान के अंतर्गत कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया जो होती है, धीमी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो धीमी प्रक्रिया को ना कहते हैं कार्बनिकरण जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो भी बनता है उसे जीवाश्म ईंधन ही कहते हैं। तो क्या कहेंगे, कार्बनिकरण जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो क्या होता है,
जैसे मरी हुई वनस्पति का उच्च दाब और उच्च तापमान के अंतर्गत कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बन कहते हैं। चूँकि कोयले वनस्पति के अवशेषों से बना है इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा होगा कार्बनीकरण और यहाँ होगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो वही होगा। चलिए देखते हैं आगे 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली, ठीक है, जो माचिस की तिल्ली बनाई जाती है ना, ठीक है, कि सिरे पर लगा होता है। जैसे ये माचिस की तिल्ली हुई और यहाँ गोल से लगा दिया जाता है, तो उस सिरे पर तिल्ली जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, क्या पोटेशियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन को चुनिए। असत्य मतलब गलत बताना है। ठीक है, गलत कथन, तो बोल रहा है ये अति उच्च अग्निशामक है। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अति उत्तम अग्निशामक है। ठीक है, असत्य ना, तो ये सत्य है। ठीक है, उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, नहीं, इसे सिलेंडर में उच्च दाब पर नहीं भर सकते। तो मतलब बी हमारा सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यही असत्य है, तो बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित ईंधन को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऊष्मीय मान में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब है कि सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम इसमें होता है कोयले का ऊष्मीय मान। ठीक है, उसके बाद किसका होता है, तो उसके बाद होता है उससे अधिक, कोयले से अधिक पेट्रोल का, और पेट्रोल से अधिक होता है मीथेन का, और मीथेन से अधिक हो जाता है एलपीजी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो के बाद क्या, एक के बाद तीन, और तीन के बाद चार, ऐसे बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो करते हैं सुमेलित। बोल रहा है ईंधन का अपूर्ण दहन, तो ईंधन के अपूर्ण दहन को ना कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि वैश्विक तापमान, तो वैश्विक तापमान जो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। कोयले एवं डीजल का दहन को क्या कहते हैं, तो कोयले और डीजल के दहन को ना सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो ये तीन के बाद चार, तो दो के बाद चार, उसके बाद एक, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। तो वायु में जो डालते हैं उसे दाह्य पदार्थ ही कहते हैं। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम एवं कास्ट कोयले दाह्य पदार्थ के उदाहरण है। तो जी हाँ, मैग्नीशियम और कास्ट कोयले दाह्य पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में जलते हैं। तीसरा ज्वलन ताप और अधिकतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, नहीं, वो ज्वलन ताप नहीं होता है। ठीक है, जिस पर कोई पदार्थ जलता है उसका वो न्यूनतम ताप होता है। तीसरा गलत है, तो असत्य बताना है, तो असत्य केवल 3 है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 21 नंबर प्रश्न, जलती हुई मोमबत्ती में पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग होता है। तो पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है ना, वो नीला होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या है 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन, मैंने गलत कथन बताना है। असत्य कथन क्या है, तो इसमें शिकार करना निषिद्ध होता है, तो हाँ, राष्ट्रीय उद्यान में शिकार नहीं कर सकते हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं, इसमें वृक्षारोपण क्यों करना है, मतलब बी गलत है। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, तो हाँ, कृषि नहीं कर सकते हैं। यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है, तो जानवर भी नहीं चरा सकते, मतलब 3 वो सही है और बी गलत है, तो बी सही आंसर होगा। 23 नंबर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं वे आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित क्षेत्र है, तो नहीं, पारंपरिक तरीके से नहीं, तो ये गलत है। ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है, तो ये सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदिवासियों के संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब दूसरा सही है। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन केवल 2 होगा ना, केवल 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 इसका। आगे है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विशेष क्षेत्र स्पीसीज की आवास पर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आवास के नष्ट, बढ़ती हुई जनसंख्या और नए स्पीसीज का प्रवेश, ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास के बारे में है, मतलब तीनों कथन सही है।
तो सभी हो जाएगा आंसर। तो सभी का ऑप्शन में दिया गया है, तो सभी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के कारण बताएं। ठीक है, तो क्या है इसके कारण, तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। तो कृषि के लिए ना भूमि प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई होती है, ऑप्शन ए सही है। घरों के हम कारखाने बनाना, तो जब घरे और कारखाने बनते हैं तो वन और वृक्ष काटे जाते हैं, तो दूसरा भी सही है। दावानल, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, मतलब जंगल में आग लगने से भी वनोन्मूलन होता है। भीषण सूखा पड़ जाए तो जंगल भी सूख जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे भी सूखते हैं, तो ये भी सही है। तो मतलब क्या, और सब के सब सही है, तो उपयुक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 26 नंबर प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म की टीक से वन पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ना सतपुरा में। ठीक है, सतपुरा। तो आगे देखते हैं क्या है, मोमबत्ती की लौ के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन इन क्षेत्रों का सही वर्णन है। मोमबत्ती के लौ के बारे में बताना है। ठीक है, बोला इनमें से कौन 3 क्षेत्र होते हैं और कौन सही वर्णन करता है। तो देखते हैं इसको, क्या है बोल रहा है, सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे ठंडा होता है, नहीं बाहरी क्षेत्र तो गर्म होता है, तो ये गलत है। सबसे बाहरी सबसे भीतरी क्षेत्र बिना जले मोम के वाष्प काला मध्य क्षेत्र अधिक दहन, और सबसे बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन, यानी सबसे गर्म भाग है, तो ये सही है। ठीक है, भीतरी क्षेत्र क्या होता है, बिना जले मोम की तो वाष्प की तरह होता है। ठीक है, जिसका रंग काला होता है। मध्य यानी बीच वाला क्षेत्र आंशिक दहन होता है। ठीक है, आंशिक दहन, और सबसे बाहरी क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, और जो वो सबसे गर्म होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, क्या है, इन विट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत्य कथन बताएं। असत्य मतलब गलत बताना है। ठीक है, गलत कथन। तो बोल रहा है क्या, इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन करा जाता है, तो हाँ IVF पे शरीर के बाहर निषेचन होता है। दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन बोल रहा है, इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, तो हाँ। ठीक है, तीसरा है, निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद माता पिता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तीसरा जो है वो बोल रहा है, इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाता है, तो दूसरा सही है। ठीक है, तो ये जो है 1 माह नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, 1 सप्ताह बाद कर दिया जाता है, 1 वीक। ठीक है, 1 वीक होता है। आगे है 29 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, जरायु तंतु नहीं है। तो जरायु तंतु कौन नहीं है, तो जरायु तंतु जो है ना, जैसे कुछ जंतु होते हैं जो विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, उसको जरायु तंतु कहते हैं। जो अविकसित या फिर अंडे देते हैं ना, तो उनको जरायु तंतु मतलब नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं जरायु तंतु क्या है, तो मनुष्य देखिए विकसित बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, तो ये जरायु तंतु हो जाएगा। कुत्ता भी विकसित बच्चे को जन्म देता है, तो ये भी जरायु तंतु हो जाएगा। लेकिन तितली और मुर्गी ये विकसित बच्चे को जन्म नहीं देती है, तो ये जरायु तंतु नहीं है। तो 2 और 3, यानी ऑप्शन हमारा 2, 3, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है ये बताना है। तो हाइड्रा में द्विविखंडन होता है, नहीं, हाइड्रा में मुकुलन होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है, तो ये दोनों तो सुमेलित नहीं है। टैडपोल में कायातरण होता है, तो टैडपोल वाला सही है, यानी ऑप्शन 3, यानी बिल्कुल सी, केवल 3 सही है। 31 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, हाइड्रा और अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। देखिए हाइड्रा और अमीबा दोनों के दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, ये सही है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जानवर नए जीव का जन्म देता है, तो जी हाँ, अलैंगिक में एक ही जानवर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा 1, 2 दोनों सही है। अब बोल रहा है क्या आगे कि असत्य कथन बताएं, तो जब दोनों सही है तो असत्य कौन होगा, ना तो 1 और ना 2, अंडाणु एवं शुक्राणु का संचालन कहलाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु का संचालन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है निषेचन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो ये कब कहाँ उत्पादित होता है, तो अंडाशय में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसका स्रवण होता है। तो स्रवण किससे होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोल रहा है 35 नंबर, निम्नलिखित कथन में कौन सुमेलित है। सुमेलित कौन है ये बताना है, कौन कौन सुमेलित है और कौन नहीं है। तो देखिए थायराइड हार्मोन ग्वाटर पे,
ग्वाटर होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्रिनल हार्मोन क्रोध, चिंता और उत्तेजना उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये सही है। और ये वाला ऊपर मिला दिया गया तो ये गलत है, नीचे मिला दिया गया तो ये गलत है। सुमेलित बताना है तो केवल 3, यानी केवल 3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो कथन दिए गए हैं, उसमें बोल रहा है कीटो में कयांतर, क्या कीटो में कयांतर का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा किया जाता है, तो जी हाँ। मेढक में कयांतर का नियमन थायराइड हार्मोन द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। टैडपोल में परिवर्तन हेतु तो जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो तीसरा गलत है। असत्य का उत्तर बताना है तो केवल 3 असत्य है, ठीक है। 1 2 तो सही है। आगे है निम्नलिखित में कौन अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करता है। निम्नलिखित में कौन अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करता है, तो संवेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि, लार ग्रंथि, तीनों होता है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी में है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, क्या है शिशु के लिए लिंग निर्धारण का संदेह निम्न में से किस में निहित होता है। तो ये किस में निहित होता है, तो ये होता है गुणसूत्र में, ठीक है। किसमें, गुणसूत्र में। बाल एवं स्कंद में असत्य कथन की पहचान करें। क्या, असत्य कथन। तो एक ही दिशा में लगाए गए बहुल बल जुड़े होते हैं, तो बल और स्कंद में ना एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़े होते हैं, तो ये सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य होता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर इधर से 5 न्यूटन का बल लगाए, इधर से 10 न्यूटन का बल लगाए, तो ये शून्य कैसे होगा। तो विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी हमेशा शून्य नहीं हो सकता है, कभी कभी शून्य होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में शून्य नहीं होता है, तो ये गलत है। एक बल दूसरे बल से छोटा या बराबर हो सकता है, जी हाँ। बल के परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, तभी तो सदिश राशि है, तो डी भी सही है। गलत बोल रहा था तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क मतलब अनटचेबल बल। तो चुंबकीय बल दूर से ही कार्य करता है, तो ये असंपर्क बल है नहीं है, वो बताना है। तो स्थैतिकी बल ना, ये भी अनटचेबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी दूर दूर से 2 द्रव्यमानों पर लगता है, तो ये भी सही है। घर्षण बल यानी ये घर्षण बल टचेबल बल है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में होती है तभी घर्षण बल लगता है, तो ये सही है। ये असंपर्क बल नहीं है, वही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या 41 नंबर प्रश्न, कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो चौड़ी पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि दाब को कम करने के लिए, कि दाब कम हो जाए, ठीक है। क्या, दाब को कम करने के लिए। आगे देखते हैं कितना 42 नंबर, हमारे शरीर के अंदर का दाब कैसा होता है। तो शरीर का दाब ना वायुमंडल में भी, हमारे शरीर पर वायुमंडल दाब भी आरोपित होता है। तो अगर शरीर का दाब अधिक होगा तो भी नुकसानदायक है, कम होगा तो भी नुकसानदायक है, लेकिन वायुमंडल के समान दाब है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वायुमंडलीय दाब के समान होता है, यानी ऑप्शन इसी बिल्कुल सही होगा। बल क्या है, अभिकारक मतलब होता है खींचना, ठीक है। और आकर्षण मतलब होता है धक्का देना। तो किसी वस्तु को धक्का दें या खींचे, दोनों संदर्भ में बल लगता है, तो अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 45 नंबर प्रश्न, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो जो सत्य है वो बताना है। तो देखिए, बोल रहा है केवल द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब लगाते हैं, नहीं, केवल द्रव नहीं, केवल गैस, तो ये गलत है। केवल गैस बर्तन नहीं, केवल गैस भी नहीं, द्रव और गैस दोनों बर्तन की दीवारों पर बल लगाते हैं, यानी दाब लगाते हैं, तो ये सही है। दोनों लगाते हैं, द्रव भी लगाते हैं और गैस भी लगाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। आगे है 46 नंबर, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए, ठीक है, तो कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान न विद्युत दर्शी से की जाती है। जैसे सूक्ष्म जीव है या नहीं, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, तो वैसे ही विद्युत को नाम देखने के लिए कि है या नहीं, उसके लिए क्या, विद्युत दर्शी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कितना है 47 नंबर प्रश्न, क्या होता है जब 2 पृष्ठों के बीच बलपूर्वक दबाया जाता है। तो इनके बीच ना, जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाएगा, जैसे ये एक पृष्ठ है और ये एक पृष्ठ है, ठीक है, और ये इधर से ढकेला जाता है, इधर से ढकेला जाता है, तो क्या होगा, तो घर्षण में वृद्धि होती जाएगी, क्या, वृद्धि होती जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो
देखते हैं कथन पर कि किसी वस्तु को विराम में गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी बल था। नहीं, विराम से अगर गति में लाना है तो आवश्यक बल सर्पी नहीं एस्थेटिक होता है। क्या? एस्थेटिक घर्षण बल। ठीक है, तो ये गलत है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल को एस्थेटिक घर्षण बल कहते हैं। नहीं, उसे गतिकी घर्षण बल कहते हैं। तो दूसरा भी गलत है। सर्पी घर्षण एस्थेटिकी घर्षण से कुछ कम होता है, तो ये सही है। ठीक है, कम होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण बल। उसके बाद सीमांत के बाद होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक के बाद होता है क्या? गतिकी, गतिकी के बाद होता है लोटनिक, लोटनिक के बाद होता है सर्पी। ठीक है, तो ये होता है इसकी पहचान। ठीक है, आगे देखते हैं असत्य कथन बताना है। तो असत्य तो 3 ही सत्य था, 1 2 तो गलत था, तो 1 2 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि घर्षण को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा एस्थेटिकी, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो बोल रहा है कि तरल में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। तरल में, ठीक है, तो यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तो जी हाँ, तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर नहीं, आकृति और प्राकृतिक दोनों पर निर्भर करता है। यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, तीसरा सही है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कमानीदार तुला से किस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो कमानीदार तुला से ना भार को मापते हैं, और इसमें भार नहीं है ना, तो भार इक्वल टू होता है बल। तो बल यानी भार दोनों बराबर होता है, तभी तो दोनों का ऐसी मात्रा क्या होता है न्यूटन, और इसका भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन होता है। ठीक है, तो भार नहीं है तो हम बल लगा देंगे। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल क्या कहलाता है? तो उसको कर्षण कहते हैं। तरल द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण कहते हैं। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो मानव में ध्वनि ना वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? वाक यंत्र के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो सुमेलित कौन है ये बताना है। तो देखिए, सुमेलित पुरुष वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुष वाक तंतु की लंबाई ना लगभग 20 mm होती है, ना कि 20 सेंटीमीटर होती है। यानी mm कहने का मतलब है मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं। महिला वाक तंतु की लंबाई 20 नहीं बल्कि 15 सेंटीमीटर नहीं, 15 मिलीमीटर होता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो मतलब इनमें बहुत छोटे होते हैं, उनको माप नहीं सकते, तो तीसरा सही है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि क्या कौन सुमेलित है? तो केवल 3 सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। ध्वनि संचरित होता है। तो ध्वनि केवल वायु में नहीं, केवल ठोस में नहीं, केवल निर्वात में नहीं। ध्वनि निर्वात में तो होता ही नहीं है, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथन में असत्य नहीं सत्य यानी सही कथन का चयन करना है। क्या? सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, बोल रहा है किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है। जी हाँ, जब वस्तु को बार बार इधर उधर करेंगे तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन को ही क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो हाँ, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, 1 आवर्तकाल के प्रति सेकंड के बराबर होता है, हर्ट्ज नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी 1 2 सही है, तो 1 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 57 नंबर प्रश्न। बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो नहीं, ध्वनि की प्रबलता न आयाम पर निर्भर करती है, और ध्वनि की तारत्व न आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब दोनों गलत है, उल्टा सीधा दे दिया। ऊपर वाला नीचे होगा। ठीक है, क्या? तो आवृत्ति तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, यानी दोनों गलत है। तो सत्य बताना है, तो न तो 1 और न 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, बोल रहा है मंद फुसफुसाना। तो ये मंद फुसफुसाना ना 30 dB होता है। ठीक है, सामान्य वार्तालाप 60 dB हो सकता है। तो सामान्य फुसफुसाना 60 dB का होता है। वयस्क वातावरण यातायात 70 dB का होता है, और सामान्य श्वासन 10 dB का होता है। ठीक है, तो गलत कौन है? सिर्फ ए है, 58 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। बोल रहा है क्या? मानव कानों हेतु श्रव्य प्रयास क्या होता है? श्रव्य प्रश्न 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ना कम को कहते हैं अश्रव्य। पाराश्रव्य ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक के 20,000 हर्ट्ज से अधिक को कहते हैं क्या? कम हो
कम होगा तो उसको अवसर्भ्य कहेंगे, अधिक होगा तो उसको पराश्रव्य कहेंगे, ठीक है। और जो सुनने लायक होगा 20 से 20 हर्ट्ज के बीच होगा उसको श्रव्य कहेंगे। औसत फैक्ट्री की ध्वनि कितनी होती है, तो 80 dB होती है, ठीक है, 80 dB। आगे देखते हैं क्या है कि 61 नंबर प्रश्न। तो 61 नंबर प्रश्न क्या है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को, ठीक है, ध्वनि को सुन सकता है, तो कौन सुन सकता है, तो कुत्ता ही है जो सुन सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब कंपन की आवृत्ति कम होगी, जितना कम होगी तो तारत्व उतना ही अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 63 नंबर प्रश्न। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, तो विद्युत चालन किस में होता है, तो अम्ल में भी होता है, क्षार में भी होता है और लवण में भी होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक मारेंगे हमने डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्युत बल्ब यानी 64 नंबर प्रश्न है क्या, तो बोल रहा है कि विद्युत बल्ब तथा तंतु ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण गर्म होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर आवेशित निक्षेपित होते हैं, तो ये निक्षेपित ऋण टर्मिनल पर होते हैं। किस पर, ऋण टर्मिनल पर, ठीक है। आगे है 66 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है विद्युत का चालन हो सकता है, तो नींबू रस में भी हो सकता है, सिरका में भी हो सकता है, नमक में भी हो सकता है। नींबू रस क्या है, तो नींबू रस एक अम्ल है, सिरका भी एक अम्ल है और नमक घोल एक क्या है, लवण है। तो तीनों में हो सकता है, यानी ए बी सी 1 2 3 सब, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 68 नंबर प्रश्न। बोल रहा है LED संदर्भित निम्न कथन पर विचार कर दें, तो LED के संदर्भ में निम्न कथन, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो बोल रहा है LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यही सही है, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो रगड़ने पर, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो बोल रहे हैं रगड़ने से विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, तो जी हाँ, जब किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं ना तो उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, तो वो स्थैतिक विद्युत आवेश होते हैं। तो 1 नंबर सही है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा बोल रहा है कि आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, तो जी हाँ, आवेशों के प्रवाह को प्रति एकांक समय में आवेशों के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो दूसरा भी सत्य है, तो सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। किसके संबंध में, तो विद्युत विसर्जन के संबंध में, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकता है, तो जी हाँ, ये 2 और अधिक बादलों के बीच भी विसर्जन हो सकता है। यह बादल और पृथ्वी के बीच भी हो सकता है, तो बादल और पृथ्वी के बीच भी हो सकता है, ठीक है, विसर्जन का गुण। तो क्या होगा, 1 2 दोनों, यानी कथन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप क्या है, तो भूकंप का कारण है ज्वालामुखी का फटना, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना भी, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट भी, जैसे कभी परमाणु बम परीक्षण हो जाता है तो उसका वो भी कारण हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी की प्लेटों की गति, ये भी कारण होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सभी होता है, उपयुक्त में से हम मारेंगे सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है क्या है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा हो जाता है। देखिए कहीं कह रहा है कि रेशम को जब हम कांच के छड़ से रगड़ते हैं ना, तो कांच के छड़ जाके रेशम पर चिपक जाते हैं, तो रेशम धन आवेशित होता है, कांच ऋण आवेशित हो जाता है। तो वही बोल रहा है कांच की छड़ उत्सर्जित करता है, तो कांच के छड़ न ऋण आवेशित हो जाता है। नहीं, ये कांच के कण इस पर आते हैं, तो कांच तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो ये धन आवेशित आता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। भूकंप में निम्न में से कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो भूकंप में ना भार भी आ सकता है, भूकंप के कारण भूस्खलन भी हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है उल्लू रात में भली भांति देख पाता है, क्यों, तो इसकी कर्निया और पुतली का आकार बड़ा होता है। तो हाँ, इसकी कर्निया और पुतली का आकार बड़ा होता है, ठीक है। इस संदर्भ में वो क्या करता है कि रात में भी ना देख सकता है, ठीक है। आगे है 73 नंबर प्रश्न, बोल रहा है 75 नंबर प्रश्न, बोल रहा है निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। तो आपतित किरण क्या होता है, तो मतलब कोई वस्तु गई और किसी वस्तु से, मतलब कोई प्रकाश गई और किसी वस्तु से टकराई, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। परिवर्तित क्या होता है, तो गई और टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, तो इसको परिवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच को कौन को बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है कि ये पृष्ठ है, इधर से ये प्रकाश है और इधर टकरा के लौट गई, बीच में इसको मापने के लिए एक अभिलंब दे देते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ये परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण। आपतित किरण आती है, पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद जो लौटती है उसको परिवर्तित किरण कहते हैं। तो यही पूछा है कि आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण पृष्ठ से
पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को अगर यहाँ पड़ी तो इसको आपतित किरण कह देंगे। ठीक है, परावर्तित किरण क्या होता है? पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण जैसे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और परावर्तित कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को बनने वाले कोण को परावर्तित कोण भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन ये ऐसा ही सम्मिलित हो गया। 4 के बाद 1, 4 1, ठीक है, 4 1 और फिर 2 3, 4 1 2 3 किस में है? देखते हैं 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है, हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। और पार्श्विक उल्टा होता है परिवर्तित, तो ये भी सही है। तो कूट के कथन से सही कथन कौन है? तो 1 2 3 4 सब सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को विस्तृत परिवर्तन नहीं, चिकने नहीं, वो रुखरे पृष्ठ से होता है। ठीक है, तो चिकने नहीं, गलत है ऑप्शन। विस्तृत परिवर्तन में सभी परिवर्तनों के नियमों का पालन होता है, तो जी हाँ, इसमें परिवर्तन के सभी नियमों का पालन होता है, यानी ऑप्शन 2 सही है। तो सत्य कथन बताना है तो केवल 2 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न क्या है। बोला है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी वस्तुएं परिवर्तन के कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण यहाँ दिया है, परिवर्तन के कारण दिखाई देती है, तो यहाँ अपवर्तन की जगह क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। ये दूसरा कि दूसरी वस्तुएं से प्रकाश में चमकने वाले पिंड को दीप्त नहीं, दूसरी नहीं, जो खुद की प्रकाश से चमकती है ना उसी को दीप्त पिंड कहता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य एक दीप्त पिंड है। वैसे ही तीसरा देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है, और विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है। जी हाँ, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो तीसरा सही है। सत्य बताना है तो केवल 3 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, परिदर्शी के संबंध में कथन बताना है। तो देखिए यह परिवर्तन के नियम पर कार्य करता है, तो परिदर्शी ना परिवर्तन के नियम पर कार्य करता है। इसमें 2 उत्तल दर्पण नहीं, इसमें 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? समतल दर्पण का। ठीक है, इसका उपयोग पनडुब्बी, टैंक और बैंकरों में किया जाता है। जी हाँ, इसका उपयोग पनडुब्बी में भी करते हैं, जल से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए, टैंक में भी करते हैं और बंकरों में भी करते हैं। यानी 1 3 सही है, दूसरा गलत है। उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण होगा, तो 1 3 किस में है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न क्या है। तो 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन बताएं। तो प्रकाश ने अपने रंगों को विभाजित होने की प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश आता है श्वेत प्रकाश और प्रिज्म से टकराता है और यहाँ गया और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ना कि अपवर्तन कहते हैं। इसमें अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन ये जो विक्षेपित होते हैं ना वो वर्ण विक्षेपण कारण होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक दहन है, तो हाँ विक्षेपण के कारण प्रकाश बढ़ती है तभी तो इंद्रधनुष दिखता है, तो विक्षेपण वहाँ भी होता है, तो 2 सही है। सत्य कथन बताना था तो केवल 2, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्त ये था क्लास 8 की साइंस। ठीक है, क्या ये क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।